हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे कि रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में क्या क्या हुआ फर्दर, और रशिया ने कौन से बॉम्ब गिराने को कहा है, रशिया को कैसे अलग थलग कर दिया गया है पूरी दुनिया से, और पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाह रहे हैं, अभी तक क्या क्या हुआ है, इस बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमारी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे वर्ल्ड पर, और आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ और ये कब से हुआ था। हमने वहीं प्रेसिडेंट्स की बैकग्राउंड के बारे में भी बात करी थी और डिफरेंट कंट्रीज़ के व्यूज़ के बारे में भी बात करी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वरना आपको ये भी नहीं समझ आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर। अमेरिका में यूक्रेन के एम्बेसडर ओक्साना मार्कोवा ने रशिया पर वैक्यूम बॉम्ब का यूज़ करने का इल्ज़ाम लगाया है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, वैक्यूम बॉम्ब रशिया में इन्वेंट हुआ था 2003 में। इसको फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी बोला जाता है और थर्मोबॉरिक वेपन भी कहा जाता है। ये ज़्यादा डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसमें विस्फोट का यूज़ नहीं होता है। ये बॉम्ब पहले एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन को सोख लेता है। जैसा कि इसका नाम वैक्यूम बॉम्ब है, तो ये एनवायरनमेंट में पहले वैक्यूम क्रिएट करता है, जिसके बाद ज़ोरदार विस्फोट होता है। और ये अल्ट्रासोनिक शॉक वेव्स भी प्रोड्यूस करता है, जिससे टेम्परेचर राइज हो जाता है इनॉर्मसली, और जिससे आसपास में जितनी भी ह्यूमन बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं वो मेल्ट होने लगती हैं। ये बॉम्ब एक बार में 44 टन टीएनटी की ताकत वाला विस्फोट करने की क्षमता रखता है, जिसमें आसपास के 300 मीटर का इलाका जलकर खाक हो जाता है। अमेरिका के पास भी ऐसा ही एक बॉम्ब है जिसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं, जैसा कि रशिया के पास फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, और ये इन्वेंट हुआ था 2007 में। तो अकॉर्डिंग टू जिनेवा ट्रीटी, वॉर में इन बॉम्ब का यूज़ करना रिस्ट्रिक्टेड है, और ये 1928 में लागू हुआ था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ करने वाला देश अपराधी माना जाएगा और उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस होगा। बट पुतिन ये सब नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उनको किसी भी तरह यूक्रेन की सेना को सरेंडर करवाना है, और वो चाहते हैं कि उनको चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी टाइप का बॉम्ब यूज़ करना पड़े वो करेंगे। इसी में ही अब वो कारपेट बॉम्बिंग भी करने लगे हैं एयर स्ट्राइक के। आइए अब हम बात करते हैं कि कारपेट बॉम्बिंग होता क्या है। तो कारपेट बॉम्बिंग फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक के थ्रू करवाया जाता है, जिसमें फाइटर जेट से बॉम्ब गिराए जाते हैं टारगेटेड एरिया पर, और वहाँ का 25 से 30 मीटर का एरिया डैमेज हो जाता है पूरी तरीके से। रशिया ने यूक्रेन के खार्किव में कारपेट बॉम्बिंग की थी। यूक्रेन ने क्लेम किया है कि रशिया ने ऐसे 1000 हमले किए हैं, जिसमें 190 से ज़्यादा सिटी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं और 20 सिटीज़न मारे गए हैं। वहीं कीव में तो रेजिडेंशियल एरिया की बिल्डिंग्स पर मिसाइल अटैक हुए हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। और यूक्रेन के मारियोपोल सिटी सेंटर पे भी बॉम्ब गिराए गए हैं, और यूक्रेन का आरोप है कि रशिया के 20 से ज़्यादा फाइटर जेट, 100 टैंक्स और 10,000 सोल्जर्स ने कीव को घेर रखा है, और वो कभी भी हमला कर सकते हैं। रशिया को खेल से लेकर आर्थिक मोर्चे पर घेरा जा रहा है, और अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इंटरनेशनल लेवल पर रशिया को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। पूरी ताकत लगा रखी है पश्चिमी देशों ने। जैसे इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन IJF ने पुतिन से ब्लैक बेल्ट की उपाधि वापस ले ली है और पुतिन को ऑनररी प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया है। फीफा ने रशिया की नेशनल फुटबॉल टीम को अपने आयोजन से बाहर कर दिया है, और रशियन फुटबॉल क्लब्स को भी आयोजन से बाहर कर दिया है, जो कि कतर में होना था इस साल। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने रशिया बेलारूस में होने वाले अपने अपने सभी आयोजन रद्द कर दिए हैं। साउथ अफ्रीका में होने वाले हॉकी वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप में रशिया को बाहर कर दिया गया है, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC ने दुनिया की सभी खेल संस्थानों से आग्रह किया है कि रशिया के साथ अपने रिलेशंस को तोड़ दें। वहीं मास्टर कार्ड और वीज़ा ने अपने रशियन बैंक को अपने पेमेंट सिस्टम से ब्लॉक कर दिया है। वहीं रशिया की फिल्म इंडस्ट्री पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। रशियन फिल्म्स की स्क्रीनिंग स्टॉकहोम फिल्म फेस्टिवल में भी नहीं होगी, जो कि स्वीडन में होना था।
डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स और जापानीज फेमस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी सोनी सभी ने रशियन मूवीज़ को अपने प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ करने के लिए मना कर दिया है। गूगल ने भी रशिया के सभी गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल्स, नेशनल एजेंसी स्पुतनिक को भी बैन कर दिया है। वहीं रशिया ने यूएसए को रॉकेट इंजन की सप्लाई देना बंद कर दिया है। इसी पर रशियन स्पेस चीफ यानी दिमित्री रेगोजिन ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है, लेट देम फ्लाई ऑन समथिंग एल्स देयर ब्रूमस्टिक्स। इन रिटर्न ऑफ दिस, यूएस के एयर फोर्स सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल ने कहा है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा यूएस पर। उनको जितने भी इंजन्स चाहिए थे वो उनके पास ऑलरेडी है। रशियन इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी यानी स्पुतनिक में दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुआ तो उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ होगा। और कई कंट्रीज़ ने तो ये तक कहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग है। ये स्टेटमेंट तब दिया गया है जब पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा है और ट्यूसडे को रशिया के न्यूक्लियर सबमरीन ने ब्लैक सी में युद्ध अभ्यास किया है, जिसमें वर्ल्ड में टेंशन का माहौल हो गया है। वहीं पुतिन की एक स्टोरी है, इंसिडेंट, उस जिसका नाम है रैट स्टोरी। आज ज़्यादातर पुतिन का लोग विरोध कर रहे हैं। काफ़ी कंट्रीज़ पुतिन को बॉयकॉट कर रही हैं, काफ़ी संस्थाएं पुतिन को बॉयकॉट कर रही हैं, उनके देश को बॉयकॉट कर रही हैं, और जिससे रशिया की अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन से कोई चूक हो गई है या इसके पीछे पुतिन का कोई मास्टर प्लान है। इसे समझने के लिए हमें पुतिन के माउस माइंड के बारे में जानना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1990 में पुतिन ने इस इंसिडेंट का कुछ इंटरव्यूज़ में जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि जब वो सेंट पीटर्सबर्ग में रहते थे तब एक दिन उनके रूम में एक बड़ा सा चूहा घुस आया था। पुतिन ने जैसे तैसे चूहे को किसी तरह एक कोने में सीमित कर दिया, यानी कि कॉर्नर कर दिया, और चूहा कोने में खुद को कैद और असुरक्षित महसूस करने लगा। अचानक से उसने उछलकर पुतिन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से पुतिन कमरे से बाहर आ गए बचकर। वहीं पुतिन ने इस कहानी को बताते हुए कहते हैं कि जब किसी को कॉर्नर किया जाता है तो वो काफ़ी आक्रामक हो जाता है। और अब पुतिन सेम सिचुएशन में है जहां उनको सारे पूरे वर्ल्ड ने अलग थलग कर दिया है, और पुतिन भी सेम सिचुएशन में आ गए हैं, क्योंकि इस तरह कॉर्नर किया गया व्यक्ति सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में ही सोचता है, उसे और किसी की परवाह नहीं होती है। तो और वह जैसे यहाँ पुतिन और वहाँ रैट था, वो और स्ट्रांग हो जाते हैं जब उनको कॉर्नर किया जाता है। इसका मतलब है कि दुनिया उनको जितना कॉर्नर करेगा वो उतना ही आक्रामक हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया को आखिर किसको सपोर्ट करना चाहिए और किसको नहीं। तो देखिए, वैसे तो रशिया का वॉर करना यूक्रेन के साथ गलत है, इसमें काफ़ी लोगों की डेथ होगी, बहुत नुकसान होगा, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम एज अ कंट्री देखें कि हमें किसको सपोर्ट करना है, तो उसके लिए कुछ व्यूज़ हैं जो कि मैं आप सबको बताना चाहूँगी। जैसे इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज़ को क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहिए, तो इसमें सबसे पहला रीज़न है, पश्चिमी देशों ने गलवान मुद्दे पर भी भारत का साथ नहीं दिया था, और जो देते हैं वो बहुत पार्शियली या स्यूडो तरीके से आते हैं छिपकर, वो प्रॉपर तरीके से कभी इंडिया का साथ नहीं देते हैं। आर्टिकल 370 हटने पर भी भारत की बहुत आलोचना करी थी सबने, लेकिन ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ। वहीं कारगिल वॉर में भी इंडिया का कभी साथ नहीं दिया था इन लोगों ने। 1998 में भारत के न्यूक्लियर टेस्ट पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए थे इन लोगों ने कभी भी इंडिया का साथ नहीं दिया। और वहीं हमें रशिया का साथ क्यों देना चाहिए। रशिया हमारा काफ़ी सालों से एक बहुत अच्छा मित्र रहा है, जिसने हमेशा हम लोगों के वक्त आने पर मदद करी है। जैसे कश्मीर मुद्दे पर हमेशा रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है। भारत चाइना के बीच भी उसने निष्पक्ष रवैया निभाया था। वहीं भारत को
मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उसने काफ़ी प्रोवाइड करवाई हैं। और परमाणु कार्यक्रम पर भी रशिया ने फुल सपोर्ट किया था भारत का। और 1971 की वॉर में भी रशिया ने हमारा साथ दिया था। वहीं यूएनएससी में भारत का साथ दिया है रशिया ने कई बार। और भारतीय छात्रों को अभी फ़िलहाल वॉर वाले एरिया से बाहर निकालने में भी रशिया ने बहुत मदद करी है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर भारत ने युद्ध रोका या कोई मेजर्स लिए। तो इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने रशियन गवर्नमेंट और यूक्रेन गवर्नमेंट से लगातार बातचीत करी है कि वो बात करके बैठकर ये मुद्दा सुलझाए शांति से। और वहीं अभी इंडिया ने रशिया से बात करके 6 से 8 घंटे के लिए वॉर भी रुकवा दी थी, जिसमें उस टाइम जो इंडियंस वहाँ युद्ध वाले क्षेत्र में यानी यूक्रेन में फंसे हैं वो लोग इंडिया आ सके या वहाँ से निकल सके। और इसके लिए इंडिया ने बाकायदा एक एडवाइजरी भी पेश करी थी। और अभी यूएन में रशिया के अगेंस्ट वोटिंग भी हुई है, जो रशियन एग्रेशन हुआ है उसके अगेंस्ट में। तो हम उसकी बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में टोटल 193 देश हैं, जिसमें 181 कंट्रीज शामिल हैं। और मेजॉरिटी के लिए 121 वोट चाहिए थे और 141 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया है। अगेंस्ट में 5 कंट्रीज़ हैं, मतलब रशिया एग्रेशन के अगेंस्ट में 5 कंट्रीज़ आई हैं, मतलब जो रशिया को सपोर्ट कर रही हैं। और जो इसके अगेंस्ट में है वो 144 कंट्रीज़ हैं जो रशिया का सपोर्ट नहीं कर रही हैं, उसके एग्रेशन के अगेंस्ट में है। और 35 कंट्रीज़ ने वोटिंग से एब्सटेन कर दिया है, मतलब उन्होंने कोई भी पक्ष नहीं रखा है, ना वो इसके पक्ष में है ना उसके विपक्ष में है। और रशिया पर इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा हम ये बात करते हैं। रशिया ने वॉर में जितने भी कंट्रीज़ को एनेक्सेशन किया है उनको यूएन मान्यता नहीं देगा, इसकी वजह से क्योंकि वो बिल पास हो चुका है, मेजॉरिटी से पास हुआ है। 121 वोट चाहिए थे बल्कि 141 कंट्रीज़ का वोट पड़ गया, तो मेजॉरिटी से पास हुआ है। तो उसने जितनी भी कंट्रीज़ को एनेक्सेशन करेगा वो वॉर में, उनको यूएन मान्यता नहीं देगा। और रशिया को इमीडिएटली यूक्रेन से अपने सोल्जर्स हटाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू दिस बिल। पर अब देखते हैं रशिया ये मानता है या नहीं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि रशिया ने युद्ध भी धीमा कराओ या अपने सैनिक भी हटाए हो। और यूएन की वोटिंग में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ ये दिखा कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एब्सटेन कर गए वोटिंग से, उन्होंने वोटिंग ही नहीं करी, अपने आप को हटा लिया वहाँ से। वहीं अफ़गानिस्तान ने रशिया के अगेंस्ट वोटिंग करी है। सपोर्ट में जहाँ सीरिया है, नॉर्थ कोरिया है, बेलारूस है, रिटेरिया है और रशिया का खुद का वोट भी था। वहीं इज़राइल के पीएम निफ्ताली बेनेट ने अचानक रशिया का दौरा किया है और पुतिन से मॉस्को में मिले हैं वो। इज़राइल ने तुरंत अपने लोगों को रशिया छोड़ने की भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि तुरंत वो रशिया छोड़ दें। और रशिया की सीक्रेट एजेंसी ने दावा किया है कि यूक्रेन ने पुतिन को मारने के लिए मोसाद यानी खुफिया एजेंसी है जो इज़राइल की सबसे ज़्यादा सुपर फास्ट वो मानी जाती है, उसको पुतिन को मारने के लिए सुपारी दी है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कीजिएगा।